नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और स्वागत है आपका नेताजी ऑन एयर है में। नेताजी ऑन एयर है कि इस कड़ी में हम मुलाकात करेंगे अमरजीत भगत जी से। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं। इसके साथ ही सरगुजा का एक जाना पहचाना नाम है। 4 बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे भगत जी। यह चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता सरगुजा में कभी कम नहीं हुई है। तो आज मिलते हैं भगत जी से और इनसे जानेंगे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कैसे वो राजनीति में आए और किस तरीके से उनकी राजनीति परवान चली। बहुत स्वागत है आपका भगत जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो जैसा कि शुरुआत है वो शुरुआत से ही करते हैं कि कैसे आपका राजनीति में आना हुआ। 2003 में आपने पहला चुनाव लड़ा और जीता। इसको हम एक संयोग ही समझते हैं और इसको एक अनएक्सपेक्टेड घटना समझते हैं कि जब पूरे छत्तीसगढ़ का जोगी जी पदयात्रा कर रहे थे, संयुक्त मध्य प्रदेश जब था, तो उस समय उनसे जिज्ञासावश मुलाकात हुई। अंबिकापुर विधानसभा के वो लखनपुर स्वर्गीय कैलाश अग्रवाल जी के निवास में, और हम दरअसल उनसे बोले कहीं कोई नौकरी लगवा दो करके हम गए थे। और उन्होंने कहा कि देखो, हम भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की नौकरी छोड़ करके आए हैं, तुम नौकरी करने की बात कर रहे हो, अब तुम हमारे साथ आओ और कईयों को नौकरी तुम दोगे करके। और हम उनसे जो जुड़े, इसके बाद सरगुजा से बिलासपुर तक पैदल चल दिए उनके साथ पदयात्रा में, और ऐसे भेंट मुलाकात होती रही और झुकाव बढ़ गया कांग्रेस राजनीति की तरफ। तो उससे पहले आपका कोई कांग्रेस से कोई लगाव, कोई लेना देना, कुछ भी, मतलब कोई कनेक्शन? नहीं, तो उससे पहले राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। हमारा कोई परिवार का कोई पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति, बल्कि 2-3 छोटी छोटी घटना है कि कॉलेज से निकलने के बाद जब पंचायती राज चुनाव हो रहा था, उस समय पटवा जी मुख्यमंत्री थे और पार्टी बेस पे होना था, और एक पटवारी हल्का में एक पंचायत, ऐसा कुछ उस समय व्यवस्था किए थे। बाद में वो चुनाव स्थगित हो गया था। उस समय हमको थोड़ा सा सक्रिय होने का मौका मिला था। मतलब राजनीति रास आ गई फिर। ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा, क्या कारण है कि 4 बार के विधायक, मंत्री और एक बड़े नेता सरगुजा के चुनाव हार गए, और वो भी एक ऐसे युवक से हारे जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, जो सेना से, डिफेंस सर्विसेज से आया और उससे चुनाव हार गए? पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, चेहरे के पीछे कई चेहरे रहते हैं जो नज़र नहीं आते, और कई बार ऐसे होते हैं कि अपने भी बहुत दूर हो जाते हैं। उसको मैं भीतर घात से जोड़ूं? नहीं, इसमें हमने एक कहा था, मैं अक्सर मैं बोलता हूँ कि गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमको तो कभी ऐसा लगा ही नहीं, और एकाएक सब परिस्थिति विपरीत होती गई, उसमें सरगुजा संभाग बचा ही नहीं। तो वो कश्ती डूबने वाले पहचान में आए क्या? तो इस प्रश्न का जवाब हम देने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, और इसका देने से शायद मेरे राजनीति में बहुत सारे इसके दिक्कत खड़ा करेंगे। इसलिए बहुत सारे जो प्रश्न है और उसका अनुत्तरित ही रह जाते हैं, उसमें महसूस करिए जी जी कि एक हवा का झोंका आया था जी, और वो निकल गया। अच्छा, आपने कहा कि पूरा का पूरा सरगुजा ही हार गए। क्या लगता है कारण क्या था भगत जी कि 14 की 14 सीटें हार गए? जो मुझे लगता है कि सरकार ने अच्छी योजना चलाई थी, लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा था,
खास करके छत्तीसगढ़ का पहचान कृषि से है। कृषि के क्षेत्र में जो काम हुआ था वो बाकी प्रदेश इसका उदाहरण देते थे। इसमें कमी मेरे को जो गैप आया वो मुझे लगता है कि आपस में हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं किए। एग्जैक्टली अगर एक दूसरे को बर्दाश्त कर लिए होते, थोड़ा सा एक दूसरे का बात सुन लिए होते, तो शायद इस परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ता। और दूसरी बात, जो सेंट्रल है भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार है इनकी, वो टारगेट बनाया हुआ था छत्तीसगढ़ को। उसमें एन केन प्रकारेण, मैं तीनों बोल रहा हूँ कि एन केन प्रकारेण, एनी हाउ उनको छत्तीसगढ़ चाहिए था। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे लगता है चिन्हित किया, पॉलिसी बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया। झगड़ा को अगर देख लिया कि आपका और हमारा बातचीत नहीं हो रहा है या थोड़ी दूरियां है या कुछ गलतफहमियां हैं, तो उसको पॉलिसी के तहत उन लोगों ने बढ़ाने का काम किया। अच्छा, भ्रष्टाचार को आप कोई कारण नहीं मानते क्या? भ्रष्टाचार का जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार करती थी, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर भी ईडी के छापे पड़े, आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भैया, मैं आपकी बात को मैं इस रूप में लूँगा कि अगर सीधे सीधे बोलूँगा तो बहुतों को बुरा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के मानचित्र में छत्तीसगढ़ बहुत छोटा है और उसमें छत्तीसगढ़ में यहाँ के आदिवासियों का अगर आप हैसियत देखेंगे तो और एकदम नगण्य दिखेगा, किसी की तुलना में कहीं नहीं आएंगे। तो आप पे क्या हुआ फिर ईडी के छापे का? देखिए, हम लोग था ही नहीं ऐसा कुछ, वो था ही नहीं कुछ ऐसा, और आदिवासी आदमी बहुत गलत कर ही नहीं सकता। उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ा बहुत ज़मीन खरीदेगा, खेती बाड़ी वो सब, और उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत जहाँ रहता हूँ घर मकान बनाएगा, और उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं फिर उसी बात पे लौटता हूँ, भ्रष्टाचार वाली बात पे। एक आरोप लगा और मैं जानता हूँ इसको कि मैन पार्ट, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वहाँ ज़मीनों की गड़बड़ी हुई। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिलासपुर के ऐसे अधिकारी को जानता हूँ जिसके नाम पे वहाँ पे ज़मीन ली गई, और ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जिनके नामों पे वहाँ ज़मीन ली गई। ज़मीन का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ मैन पार्ट में। देखिए, उसको फिर फर्जीवाड़ा किस प्रकार का, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए कि पट्टा दिलाने का सबसे बड़ा अभियान तो हम ही ने चलाया। हाँ, और हमारा केंद्रीय वन अधिनियम 2006 के तहत 31 दिसंबर 2005 तक जो वन भूमि में काबिज थे जो खेत बाड़ी बना करके उसमें रहते थे, उन लोगों को देना था, और उसकी सीमा थी 4 हेक्टर तक की। 4 हेक्टर मतलब 10 एकड़। अगर उसमें कहीं कुछ है तब तो पट्टों को बेचा गया आदिवासी। नहीं, उसमें एक मिनट, अब उसमें कंप्लीट कर दीजिए। उसमें केंद्रीय वन अधिनियम के लिए हमने अभियान चलाया, लोगों को मिला, और कई जगह हम जाते थे तो ये बोलते भी थे कि कौन कौन वन भूमि में काबिज है, हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करते थे लोग। जमीन की रजिस्ट्री आदिवासी के नाम पे ही हुई? नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, ये जमीन अहस्तांतरित है। जो केंद्रीय वन अधिनियम के तहत जो मिला है वो अहस्तांतरित है, और दूसरे योजनाओं से अगर जमीन मिला होगा तो पहले का मिला होगा, हमारे समय का नहीं है वो। और देने वाला कौन? मतलब हुआ तो है पर टेन्योर नहीं मालूम। टेन्योर नहीं मालूम, और हम ये बताते हैं कि अब उसमें स्पष्ट हर, चाहे राजा हो, महाराजा हो, किसान हो, अपना क्षेत्र विस्तार का हमेशा उनका प्रवृत्ति और नेचर रहा है। अच्छा, राजा महाराजा से याद आया, सरगुजा राजा महाराजाओं के लिए जाना जाता है। कैसी ट्यूनिंग थी या है आपकी और वहाँ के राजा साहब की?
देखिए बहुत अच्छी है, और इसमें मैं केवल एक उदाहरण मात्र दिया था, उसको आप दूसरे रूप में ना लें। मतलब साम्राज्यवाद में ये चीज़ है कि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमेशा एक जो राजा होता था अपने क्षेत्र विस्तार में हमेशा ध्यान देता था कि जो, और उसके पुरुषार्थ से जोड़ करके उसको देखा जाता था। नहीं, मैं तो पार्टी के अंदर की क्षेत्र विस्तार की बात कर रहा था कि भाई अमरजीत भगत एक बड़े नाम थे, टीएस सिंहदेव एक बड़े नाम थे, आप लोगों में ट्यूनिंग बीच में गड़बड़ाई, पहले फिर वो अच्छी हुई, फिर गड़बड़ाई, अब फिर अच्छी दिख रही है। देखिए तो मेरे हमेशा से आदरणीय रहे, और पार्टी में कोई मेरा नेता से अगर नहीं बनता हो या मैं कोई विरोधी होगा, मुझे याद नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ। कभी कभी राजनीति में एक ऐसा स्थिति आ जाता है कि उसमें आपने सुना होगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदी होता है। बहुत अब आपकी मजबूरी है कि आप किसी न किसी पहले किसी न किसी को आप नमस्ते किए, प्रणाम किए, वो किसी को छू जाए, मानव स्वभाव है। हाँ, नहीं, पूरा प्रदेश गुरु और गोविंद दोनों को जानता है। आप जिसकी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल इस पर समझ में आ रहा है। एक और सवाल याद आता है, फूड आपके पास में था, खाद्य विभाग, उस पर भी आरोप लगे। नान के अध्यक्ष अभी तक के गायब हैं, तत्कालीन उस समय के जो नान के अध्यक्ष फरार हैं पिछले 1.5 साल से। तो ये ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, मतलब क्या ऐसा हुआ? देखिए, जब तक नान मेरे पास था तब तक का तो मैं बता पाऊंगा। इसके बाद अब उसमें अध्यक्ष बन गए, उसके एक तरह से वो केवल आपके पास अप्रूवल के लिए आएगा। वो एक तरफ से संस्था है वो, और राज्य सरकार के अंदर जो है क्रियाशील एक संस्था है जो लोगों को खाद्य पदार्थ जो है उनको प्रोवाइड कराती है। उसमें कितनी की ज़रूरत है और कितना उनको जमा लेना है और उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसमें जो अंश पूंजी लगता है वो बैंक से वो लोन लेते हैं और उसके माध्यम से उसको संचालित करते हैं, और इसको पूरा फिर उसको राज्य सरकार से मांग करके उसमें दावा करके उसको वापस लेते हैं। कुछ लोग जो कांग्रेस से निष्कासित किए गए थे उनकी वापसी की बात चल रही है। एक नेता आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र के भी हैं, बृहस्पति सिंह जी, एक अमित जोगी हैं, उनका आवेदन भी लग गया है रेणु जोगी जी का। क्या मानते हैं? देखिए, बड़े तो बड़े होते हैं और हमेशा अपने जगह पे खड़े होते हैं। हवा आए, तूफान आए, मौसम बिगड़े, उनको बहुत ज़्यादा उनके सेहत में फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात पहले भी आप लोगों से किया हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटे गलती करते हैं उसको बड़े लोगों को बड़ा दिल दिखा करके माफ़ करना चाहिए। अच्छा, बेटा राजनीति में आने का इच्छुक है क्या? इसमें बड़ा वाला मेरा बेटा है, वो छात्र संगठन से जुड़ करके कुछ उसका इंटरेस्ट बढ़ गया था। उसको मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा था और चुनाव के समय में उनको बुला लिया, कुछ सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो आया और तामझाम देखा, इसके बाद फिर वापस गया नहीं हो। अच्छा। तो फिर उसी में रम गया। और बीच वाला जो है मेरा बेटा वो जुडिशियल सर्विस में है, और छोटा वाला जो है वो अभी यूपीएससी के उसमें तैयारी में लगा है अपने। वर्तमान अब कांग्रेस की बात करते हैं, एक बड़ी चुनौती दिख रही है अभी, हालांकि बहुत जल्दी है ये कहना, 4 साल हैं इलेक्शन को, पर आपको लगता है कि वर्तमान कांग्रेस सही तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है? अभी तक अपने जो पूरे फॉर्म में है उसमें नहीं आ पाई है, और बहुत सारा जगह अभी वैकेंसी है और
उसको भर करके और उनको एक रेगुलर उसमें लाना पड़ेगा। जब हम सरकार में आते हैं तो बहुत सारे संगठन आ जाते हैं, बहुत सारे लीडर्स तैयार हो जाते हैं और वो सरकार के जो ओहदा है, सरकार का जो माहौल है, उसका पूरा उनके ऊपर प्रभाव रहता है। अब इसका राजनीति का और लीडरशिप का, पोजीशन का असली पहचान तो अभी ये जो विपक्ष में उस समय इसी में होगा, कौन कितना संघर्ष कर सकता है। जी जी, आपने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया है, ये सरगुजा कुटीर भी आपने यहाँ पर वो करवाया, ये विवाद में था। ये मंदिर तो फिर भी आपने क्या, मंदिर की कृपा नहीं बरसी एक तो आप पे, दूसरा ये एक विवाद खड़ा हुआ, ये क्या था दरअसल? देखिए, ये तो सरकारी है और हर मंत्री अपना कहीं ना कहीं एक वो जो कैंप कार्यालय बनाता है, तो एक कैंप कार्यालय था, पूरा सरकारी खर्चे से बना था। आज ये बंद पड़ा है। नहीं, इसकी अनुमति वगैरह की बात थी कि इसकी अनुमति प्रॉपर तरीके से ली नहीं गई। अरे तो देखिए ना, सरकार में है तो सरकार को किससे अनुमति लेने की ज़रूरत है? आप अब जब सरकार में ही आपको बैठा दिया गया तो सरकार किससे अनुमति लेगा? अनुमति देने वाले तो हम ही ना हैं, अधिकारियों को। नहीं, पर उसका आम जनता के लिए कोई लाभ हो, कुछ हो। सब आते थे, सब बैठते थे, सब अभी पूरे प्रदेश से लोग आते थे। अच्छा, अब कांग्रेस की जैसे आपने बात कही कि अब जो है वो विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस की स्ट्रेंथ पता चलेगी, लेकिन जो सत्ता में है जो पार्टी, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको क्या लगता है कि सत्ता में जो पार्टी है वो अभी तक के 1 साल उसका कैसा गया? देखिए, विष्णु देव साय जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं और हमारे संभाग से आते हैं और आदिवासी भाई हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो आदिवासियों में बड़ा खुशी था। बधाई देने में हम लोग भी बधाई दिए थे कि एक आदिवासी भाई मुख्यमंत्री बना है। लेकिन 1 साल में जो है, जो उम्मीद थी, जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए था, वो उतना अच्छा रहा नहीं। क्या उम्मीद थी, क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए था? परफॉर्मेंस से होना चाहिए कि आखिर आदिवासियों के लिए क्या किया आपने। उल्टे वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा बात चूक जाता है कि अभी नगर निगम का 14 सीट था है, और 14 में हमारा जनसंख्या कितना है प्रदेश में? 32%। 32% आदिवासियों को मिला है केवल 1 सीट, अंबिकापुर। क्या लगता है पूरे सरकार के कामकाज को, ओवरऑल कामकाज को देखें तो ये लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, इसमें जब तक आप लोगों को फ्रीडम नहीं देंगे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे बाकी और वर्ग हो, और आप जो कल तक ब्लेम करते थे और वही काम को आप करेंगे, तो ये उचित नहीं है। और राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है। अगर राज्य को स्वायत्तता मिले तो ये तो यूनिक राज्य बन सकता है। महतारी वंदन जैसी योजनाएं चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है सरकार, तो ऐसी योजनाओं देखिए, आज तो पूरे देश में एक वो बन गया, कोई भी प्रदेश, कहीं महतारी वंदन योजना है, कहीं लाडली बहना योजना है। एक कोई चीज़ योजना शुरू हो जाती है तो फिर वो कोई दल उसको नहीं छोड़ सकता। इसको अगर छोड़ेगा तो उसका नुकसान होगा। इसलिए अब धान खरीदी बंद नहीं हो सकता, लाडली बहना योजना, महतारी योजना, जो बंधन योजना है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपका जो राज्य का राजकोष जो है वो मजबूत हो और किस योजना को कैसे संचालित करने से आपको इनकम जनरेट हो। आपके पास नगरीय निकाय चुनाव बिल्कुल सामने है, क्या लगता है आपको? एक तो महापौर प्रत्यक्ष कर दिया, 14 के 14 महापौर जो आपके पास में हैं,
10 में अभी चुनाव होने हैं, 4 तो अभी देर है। नगरीय निकाय चुनाव में कैसे इस चुनौती का कांग्रेस सामना करेगी? विधानसभा हारे, लोकसभा हारे, अब नगरीय निकाय है सामने। लड़ेंगे और हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। अब इनके पास संसाधन ज़्यादा रहेगा, इनके पास सरकार सत्ता रहेगा, तो उसका उपयोग और दुरुपयोग ज़्यादा करेंगे। बाकी जो सीमित संसाधन है उसमें विपक्ष भी लड़ेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कल से पहले तक माननीय उप मुख्यमंत्री साव जी बोल रहे थे कि हम बैलेट में कराएंगे, और पता नहीं सर्वे कराया बैलेट में, शायद इनका स्थिति अपना ख़राब नज़र मतलब कुछ आकलन हुआ है, कहीं से खबर ऐसा आया, तो ये फिर इसमें ईवीएम में जा रहे हैं। तो ईवीएम में तो पहले भी गड़बड़ी थी, आज भी गड़बड़ी है और आगे भी अविश्वास उस पर रहेगा। सभी पूरे देश में सब लोग ईवीएम के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, तो ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। कम से कम स्थानीय चुनाव जो है उसको तो बैलेट पे कराना चाहिए इनको। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस ऐसा क्या करेगी फिर से सत्ता में वापस आए? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के ऊपर के स्तर पे बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है? देखिए, तो समय एक फैक्टर रहता है, और कांग्रेस का भी एक दौर चला बहुत लंबे समय तक राज की। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी आई, उनका भी चल रहा है और उनसे भी मन लोगों का भर गया है। अब आने वाला समय कांग्रेस का ही रहेगा। अच्छा, एक मैं भूल गया था, आदिवासी धर्मांतरण के बारे में बड़ी चर्चा है, आपके तरफ भी सरगुजा में भी लगातार हो रहा है, बस्तर में भी हो रहा है। ये क्या दरअसल इसमें क्या होना चाहिए, क्या कहाँ कमी है? देखिए, जो इसमें तो कानून पहले से बना हुआ है, कानून का इम्प्लीमेंट हो, और आपके अगर संविधान की बात करते हैं तो संवैधानिक अधिकार में बात लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार अपना अपना धर्म पूजा पाठ मान सकता है। अगर इसको कोई ज़बरदस्ती कहीं धर्मांतर कराता है तो उसके लिए नियम बना है, उस नियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो राज्य सरकार उसका इम्प्लीमेंट करे, और केवल एक ही खाली राजनीति के लिए, केवल वोट बैंक के लिए ये बात इसका उपयोग करे तो उचित नहीं है। तो आपने सुना और देखा कि किस तरीके से पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी ने कितनी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने बीच बीच में जो उनकी खासियत है कि मुहावरे और सुक्तियों के बीच कुछ नाम भी छुपा लिए। तो आज बस नेताजी ऑन एयर है में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और नेता के साथ।